3 अगस्त 2026 को जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसका उस सेकंड शिफ्ट का ये डिटेल एनालिसिस है। तो आप बहुत गौर से ध्यान से देखिए और एग्जाम देने जाने से पहले इस बात को सुनते जाइए। अगर आपका लास्ट शिफ्ट में कभी 25 यूपीजीसी की एग्जाम है तो लगातार देखिए इस बात को। अब क्या है, पहला सवाल बाबू, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए क्योंकि ये पीडीएफ यहाँ के बाद सीधा टेलीग्राम चैनल पर जाएगा। अभी लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए, हाल ही में जनवरी 2026 में आईआईटी द्वारा 3.1 पेटाफ्लॉप्स की क्षमता वाला परम शक्ति सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। तो किस आईआईटी के द्वारा बनाया गया है ये सुपर कंप्यूटर? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। कलर जो किया गया है वो आंसर है। तो क्या है बाबू, ये मद्रास के द्वारा। उसके बाद अगर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, तो ये मद्रास द्वारा इसको लॉन्च किया किसने? तो मिटी के सचिव एस कृष्णन ने लॉन्च किया है। और इस किस मिशन के तहत इसको बनाया गया है? तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, एनएसएम कहते हैं। और किसके द्वारा विकसित किया गया था? सीडैक द्वारा। किसके द्वारा विकसित किया गया था? सीडैक द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एरोस्पेस में यूज करना है, जलवायु मॉडलिंग में यूज करना है और ड्रग डिस्कवरी। अब ड्रग डिस्कवरी, ड्रग मतलब वो नशा वाला ड्रग नहीं, दवाई वाला, जो दवाई बनाया जाता है ना कई तरह के, उस ड्रग विकसित करने के लिए भी इसका यूज किया जाएगा। तो परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस योजना या किस मिशन के अंतर्गत किया गया है? तो सुपर कंप्यूटिंग मिशन, एनएसएम कहते हैं। अब इसका क्षमता कितना है? 3.1। अब ये प्रति सेकेंड कितना मिलियन क्वाड्रिलियन गणनाएं कर सकता है? 3.1 क्वाड्रिलियन गणनाएं कर सकता है क्योंकि इसका क्षमता 3.1 पेटा फ्लॉप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बाबू कि 16वें वित्त आयोग, पहले बताइए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बने हैं कौन? तो अरविंद पनगड़िया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एनके सिंह। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी त्यागी, केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। और उसके बाद ए के चंद्रा, के संथानम, इसी तरह से आगे थे। तो सबसे पहला केसी नियोगी और उसके बाद अभी अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। अब यहाँ सवाल क्या है कि 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किन दो आपदाओं को राष्ट्रीय आपदा की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो किस सूची में किसे शामिल करने की सिफारिश की है? तो यहाँ देखिए क्या है, तो लू एवं आकाशीय बिजली को, जिसको क्या कहते हैं? लू मतलब हीट वेव और आकाशीय बिजली लाइटनिंग, जो बिहार, यूपी और झारखंड में बहुत ज्यादा होता है, इसको क्या कर दिया है? तो राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। कौन? तो 16वां वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं बाबू? प्रधानमंत्री। इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए, ये डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार 16वें वित्त आयोग ने बढ़ते प्रभाव और मृत्यु दर को हवाला देते हुए सिफारिश की है कि हीट यानी लू यानी हीट वेव और आकाशीय पिंड यानी लाइटनिंग स्ट्राइक को भारत की राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। अब इस बात को देखिए, इसके लिए वित्त आयोग ने कितना पैसा आवंटित किया है? बजट में कितना आवंटित किया गया है? तो 2,04,401 करोड़ आवंटित किया गया है इसके लिए। अब ये जो पैसा आवंटित किया गया है उसमें जो आपदा प्रबंधन को कोष को साझा करने के मामले में पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए, जैसे पूर्वोत्तर राज्य और हिमालय राज्य, ये लोगों को ज्यादा आपदा को सामना करते हैं, तो इनके लिए जो भी पैसा खर्चा होगा उसमें 90% यानी 100 रुपए में से 90 रुपया केंद्र सरकार और 10 रुपया कौन देंगे? तो राज्य सरकार का अपना लगेगा। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या, जोखिम को मापने के लिए 16वें वित्त आयोग ने आपदा जोखिम सूचकांक, डिजास्टर रिस्क इंडेक्स है, उसमें कितने आपदाओं को शामिल किया है? तो 10 आपदाओं को। बाढ़ है, सुखाड़ है, चक्रवात है, भूकंप है, भूस्खलन, ओलावृष्टि, शीतलहर और फिर क्या है? बादल का फटना। बादल का फटना क्या होता है? बहुत ज्यादा पानी को अचानक एक ही जगह पर हो जाना, उसे क्या कहते हैं? बादल का फटना। बिजली और लू, इसको बिजली मतलब लाइटनिंग, जो बजर गिरता है उसको कहते हैं, और लू मतलब जो हीट वेव चलता है वो। तब उसमें कितना को शामिल किया है? 10 में। अब आगे नेक्स्ट सवाल देखिए। अब नेक्स्ट सवाल में क्या है कि अप्रैल 2026 तक मैड्रिड लिखा हुआ है, लेकिन मैड्रिड में आयोजित प्रतिष्ठित लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? तो आर्यना सबलंका। आर्यना सबलंका किस देश की खिलाड़ी हैं? तो आपको पहले ही बताए हैं, बेलारूस के। बेलारूस कहाँ है? तो रूस के पश्चिम में है। तो बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी, टेनिस स्टार कौन है? आर्यना सबलंका, जिसे क्या चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है, फर्स्ट वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। किसको? आर्यन सबलंका को। आर्यन सबलंका किस चीज की खिलाड़ी है? तो टेनिस की खिलाड़ी है। आर्यन सबलंका किस चीज की खिलाड़ी है? टेनिस के। आयोजन स्थल लॉरियल स्पोर्ट्स अवार्ड, लॉरियल स्पोर्ट्स अवार्ड, लॉरियल स्पोर्ट्स अवार्ड में आयोजित किया गया है। होस्ट इस भव्य कार्यक्रम की सह आयोजन कहता है कि महान टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और फ्री स्टाइल स्कीइंग स्टार कहता है कि आइलिंग को सॉरी चुना गया। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि क्या है कि अप्रैल 2026 में मैड्रिड में आयोजित प्रतिष्ठित लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में सबसे महिला खिलाड़ी किस चुना गया है? तो आर्यना सेबेलंका को। आयोजन कहाँ हुआ था? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। और इसके होस्ट कौन थे? तो नोवाक जोकोविच। आप फेमस, कितना फेमस है आप जान ही रहे हैं, कौन? नोवाक जोकोविच और आइलिंग गू। ये इक्यावन संस्करण था, 27वां संस्करण था। संस्करण बहुत ध्यान रखना है, इक्यावन संस्करण था, 27वां संस्करण। अब एक बैलन डियोर 2025 जो था वो इक्यावन संस्करण था, तो 69वां संस्करण। इसमें बैलन डियोर में
वो कहता है बैलन डी'ओर पुरुष किसे चुना गया था? उस्माने डिम्बले को, जो किस चीज़ के प्लेयर हैं? तो फुटबॉल के। और ध्यान रखना है कि उस्माने डिम्बले किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो फुटबॉल के। महिला बैलन डी'ओर किसे चुना गया है? तो एताना बोनमार्टी को। एताना बोनमार्टी भी किस चीज़ की खिलाड़ी हैं? तो फुटबॉल के। अब ये सब आप पढ़िए बाबू, ये सब आप पढ़िए, उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। ये पढ़ के जाना है पूरा, एक-एक बात को, क्योंकि आप जान ही रहे हैं करंट अफेयर्स कहाँ से आ रहा है? 2026 के ही आ रहा है। बहुत पुराना करंट अफेयर्स आ नहीं रहा है, इसीलिए जनवरी से उठा के और पूरा अभी तक का करंट अफेयर्स पढ़ जाइए। मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल की किस राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? कौन पश्चिम बंगाल के कोई राज्यपाल थे जिसने इस्तीफा दे दिया था? कौन राज्यपाल थे? तो सीबी राधाकृष्णन, सीबी आनंद बोस। कौन थे राज्यपाल वहाँ के? कौन थे पश्चिम बंगाल के? तो सीबी आनंद बोस। वो इस्तीफा दे दिए तो वहाँ का राज्यपाल कौन बनेगा? तो आर.एन. रवि को। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ-जहाँ चुनाव रहता है बीजेपी सरकार, वहाँ-वहाँ क्या करती है? आर.एन. रवि को भेजती है। इससे पहले कहाँ थे आर.एन. रवि? तमिलनाडु में। इससे पहले कहाँ थे आर.एन. रवि? तमिलनाडु में। और तब फिर आर.एन. रवि को कहाँ? अभी गवर्नर पश्चिम बंगाल कौन है? तो आर.एन. रवि। मुख्यमंत्री कौन है? तो बताइए, शुभेंदु अधिकारी। से पहले कौन थी? ममता बनर्जी। अभी कौन है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री? तो शुभेंदु अधिकारी। अब आगे चलते हैं। अब अगला सवाल देखिए बाबू, नए राज्यपाल अभी कौन है पश्चिम बंगाल के? आर.एन. रवि। इससे पहले कौन थे? सीबी आनंद बोस। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, तो नेक्स्ट सवाल बहुत गौर से सुनिए। अप्रैल 2026 से सॉरी हाल ही में अप्रैल और जुलाई 2026 में भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के किस शहर जिले में कहता भूकंपीय झटके दर्ज किए गए हैं, जिसका केंद्र वहीं पर था? तो कहाँ पर? मणिपुर में। जहां पर वो भूकंप आया है उस जगह का नाम क्या था? तो कामजोंग। ये जिला है कामजोंग, मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। और जिला का नाम क्या है? कामजोंग। जिला में क्या आया था? भूकंप। और कामजोंग जिला में भूकंप आया, वो एक चरण नहीं, दो बार आया है। पहले 21 अप्रैल को और फिर 13 जुलाई को। तो ये तत्काल जल्दी जल्दी ही भूकंप दो बार आया है। कहाँ? मणिपुर में। और मणिपुर में भी क्लैश किन दो लोगों के बीच हुआ था? किन दो समुदायों के बीच? तो मैटी और कुकी जनजातियों के लिए बीच हुआ था। तो ध्यान रखिए, मैटी और कुकी जनजाति का संबंध किस तरह से है? तो मणिपुर से। ये भी ध्यान रखना है, कुकी और मैटी जनजाति का संबंध किस तरह से है? तो मणिपुर से। अब नेक्स्ट सवाल अगर देखा जाए तो यहाँ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 35वीं जयंती कब मनाई गई थी? तो 14 अप्रैल 2026 को। 135वीं जयंती कब मनाया गया भीमराव अम्बेडकर की? 14 अप्रैल 2026 को। 14 अप्रैल को ही अम्बेडकर जी की जयंती मनाया जाता है हर वर्ष। लेकिन अम्बेडकर जी की मृत्यु कब हुआ था? तो अम्बेडकर जी की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। और लेकिन अम्बेडकर जी ने कब अपनाए थे? बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि अम्बेडकर जी ने बोला था कि जन्म भले हिंदू धर्म में लिए हैं लेकिन मरेंगे हिंदू धर्म में नहीं। तो बौद्ध धर्म को कब अपना लिए थे? तो अपनी मृत्यु से जस्ट 3 महीना पहले। अगर कब मना अपना लिए? 3 महीना पहले। उनकी पुस्तक का नाम आपको पता है, हु वेयर क्षुद्रा। अब अम्बेडकर की जयंती समानता दिवस के रूप में भी धूमधाम से मनाया जाता है। अब देखिए बाबू, नेक्स्ट सवाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट में महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना में कुल कितनी राशि का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो 36,000 करोड़। अब 36,000 करोड़, जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में पैसा दिया जा रहा है, झारखंड में पैसा दिया जा रहा है, मैया समान योजना, उसी तरह से दिल्ली में भी पैसा दिया रहा है। और लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ? मध्य प्रदेश में। और उसी तरह से कहाँ? महाराष्ट्र में भी दिया जा रहा है। तो उसी तरह का से ये क्या है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी क्या घोषणा किया था चुनाव के समय में, कि महिलाओं को 3,000 प्रति माह दिया जाएगा। तो उसी के लिए उसी योजना का नाम क्या रखा गया है? अन्नपूर्णा योजना। और उसमें कितना बजट आवंटित किया? 36,000 करोड़ रुपया। और 3,000 मासिक वित्तीय सहायता प्रदान किया जाए किनको? महिलाओं को। और किन महिलाओं को? तो जिनका एज कितना से कितना के बीच क्या है? जिनका एज कितना से कितना के बीच है? तो जो 25 से 60 वर्ष के बीच की महिलाएं हैं उनको 3,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति माह दिया जाएगा। प्रति माह दिया जाएगा। जून 2026 में पश्चिम बंगाल का पहला पूर्ण बजट निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था? तो ये आप साफ-साफ कह लीजिए कि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वपन दास गुप्ता। किसे बनाया गया है? तो स्वपन दास गुप्ता को। तो पश्चिम बंगाल का अगर वित्त मंत्री पूछे, स्वपन दास गुप्ता, जिन्होंने बजट पेश किया है। और ये जो अन्नपूर्णा योजना जो है, अन्नपूर्णा योजना के तहत, अन्नपूर्णा योजना है, इसके तहत कितना पैसा दिया जाएगा? 3,000 प्रति माह। किन महिलाओं को? तो जिनकी उम्र 25 से कितना साल तक के हैं? 60 वर्ष तक की हैं। उन महिलाओं को कितना दिया जाएगा? तो बाबू आप समझ लीजिए 3,000 प्रति माह दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उनके साथ जुड़े 35 वर्षों के अनुभवों पर आधारित अपनापन पुस्तक के लेखक कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान अभी कौन मंत्रालय में है? तो उनका कौन मंत्री है? तो कृषि मंत्री है। इससे पहले कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। इसका विमोचन किसने किया था? तो केंद्रीय शिवराज सिंह चौहान लेखक है। इसका भव्य विमोचन 26 मई 2026 को नई दिल्ली में किया गया था। अब बाबू नेक्स्ट सवाल यहाँ गौर से देखिए। नेक्स्ट सवाल में क्या है कि 12 जनवरी 2026 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया बहुचर्चित पीएसएलवी C62 US0N1 मिशन कहां से लॉन्च किया गया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश में। तो वहां से लॉन्च किया गया है।
कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से। अब इसरो का स्थापना कई बार पूछा जाता है, कब इसरो का स्थापना कब हुआ है? तो पता है आपको 1969 में। 1969 में इसरो के अध्यक्ष अभी कौन है? नारायणन। कौन थे? एन वी नारायणन है। अब हालांकि इसरो के पहले किसी और नाम से इसका स्थापना 1962 में ही हो गया था, लेकिन 1969 में इसका नाम बदल गया, कर दिया गया इसरो। अब 1969 में और एक पाकिस्तान का स्पेस एजेंसी, इसका नाम क्या था? सुपारको। हालांकि बहुत लोग जानबूझ नहीं करते हैं कि पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? सुपारको। उसका स्थापना कब हुआ था? 1962 में। याद रखिए, कभी आ सकता है। अब देखिए बाबू, डीआरडीओ, डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में। और डीआरडीओ का अभी अध्यक्ष कौन है? तो राजेश कुमार सिंह। कौन है? तो राजेश कुमार सिंह। अब नेक्स्ट सवाल देखिए और पढ़िए। अब ये सब आपको पढ़ना है, ये सब आपको पढ़ते जाना है। अब उसके बाद देखिए बाबू कि यहाँ पर नेक्स्ट सवाल क्या है कि हाल ही में मई 2026 में किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की 100 मीटर की रेस में 10.9 सेकेंड को पूरा करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है? तो ये किसने बना दिया है? ये नया रिकॉर्ड किसने बना दिया था? गुरविंदर सिंह। 100 मीटर की दौड़ को मात्र 100 मीटर की रेस को मात्र 10.09 सेकेंड में राष्ट्रीय दौड़कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया। और ये गुरविंदर सिंह है कहाँ के? तो पंजाब के। गुरविंदर सिंह कहाँ के हैं? तो पंजाब के। अब ये सवाल आ सकता है, गुरविंदर सिंह क्या करते हैं? तो स्प्रिंट दौड़, जो तेज दौड़ने वाला दौड़ होता है वो क्या कहते हैं? स्प्रिंट। उसी में क्या करते हैं? धावक हैं। तो वर्ष 2026 में आतंक विरोधी अभियान यानी प्रवासन और सुरक्षा पर केंद्रित प्रवासन और सुरक्षा पर केंद्रित डायलॉग कहाँ आयोजित की गई थी? या तो देखिए नई दिल्ली कहाँ? तो भारत में। नई दिल्ली कहाँ है? तो भारत में, सबको पता है ही। अब देखिए कि छठा भारत यूके गृह मामले का संवाद, यानी कहने का मतलब होम अफेयर डायलॉग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएस जो अभी कौन है? अजीत डोभाल की रणनीतिक वार्ता कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो नई दिल्ली भारत में ही आयोजित किया गया है। तो इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता, जिसे क्या नाम दिया गया है? सेटा, 15 जुलाई 2026 को लागू हो गया। कब लागू हुआ है? तो 15 जुलाई 2026 को। उसका नाम क्या है? तो सेटा। उसका नाम क्या है बाबू? सेटा। यही नाम ध्यान रखना है, क्या? सेटा। अब सेटा का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये सवाल आपको आ सकता है कि सेटा क्या है? तो सेटा का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें क्या है कि यहाँ के लेबर यानी इंडिया के लेबर वहां बिना किसी कागज प्रक्रिया के तहत साधारणतः ही 5 वर्षों तक वहां पर जाके योगदान दे सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इसका सेटा का फुल फॉर्म क्या था? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। किस कब से लागू हुआ था? 15 जुलाई 2026 से लागू हुआ है। किसके बीच? भारत और यूके के बीच। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या है? पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस ने मिलकर क्या किया है? पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस ने मिलकर हाल ही में वर्ष 2026 में शुरू किया गया राज्यव्यापी ऑपरेशन प्रहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गैंगस्टर नेटवर्कों और संगठित अपराधों को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाएगा? तो ऑपरेशन प्रहार। किसने? तो पंजाब ने। और पंजाब के अभी मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान। और प्राथमिक शिक्षा में नंबर 1 पर कौन सा राज्य है? तो पंजाब ही है। अब इसमें देखिए पंजाब सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन प्रहार मुख्य रूप से किस लिए? तो गैंगस्टर नेटवर्किंग को ध्वस्त करने और संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को समाप्त करने के उद्देश्य से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन प्रहार। पंजाबी में इसको गैंगस्टर थे बाहर कहा जाता है। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ देख लीजिए बाबू। नेक्स्ट सवाल क्या है? तो ये आप पढ़ लीजिए। OFTEC क्या होता है? तो ओवरसीज फ्यूगिटिव ट्रैकिंग एंड क्या एक्सट्रेडिशन सेल। पंजाब पुलिस द्वारा ये अभी तो पंजाब के डीजीपी कौन है? तो डीजीपी क्या होते हैं? तो आप जानते हैं ना, डीजीपी किसी राज्य के पुलिस के हेड होते हैं, क्या? डीजीपी। तो पंजाब के अभी डीजीपी कौन है? तो गौरव यादव। पंजाब के डीजीपी कौन है? गौरव यादव। पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया विजन 2026। पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया विजन 2026 का उद्देश्य क्या है? तो नशा मुक्त एवं गैंगस्टर मुक्त पंजाब बनाना है। विजन 2026 जो पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया है उसका उद्देश्य क्या है? तो पंजाब को नशा मुक्त एवं गैंगस्टर मुक्त पंजाब बनाना। इनका उद्देश्य क्या है? तो नशा मुक्त एवं गैंगस्टर मुक्त पंजाब को बनाना है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है? दिसंबर 2025 में ऐसे जनवरी 2026 में आयोजित कहता फुटबॉल की प्रतिष्ठित अफ्रीका कप ऑफ नेशन, अफ्रीकी कप ऑफ नेशन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मोरक्को कहाँ हुआ है आयोजन? मोरक्को की राजधानी कहाँ है बाबू? रबात में। 35वां अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस मोरक्को में आयोजित किया गया है। जो राजधानी मोरक्को की राजधानी कहाँ है? स्पेन। अब देखिए फीफा वर्ल्ड कप
के कारण इस टूर्नामेंट को पुनर्निर्धारित करके 21 दिसंबर 2025 से 18 जनवरी 2026 तक, और एक हालांकि ये आयोजित और पहले होना था, लेकिन फीफा विश्व कप आ गया बीच में, इसके लिए क्या किया गया था, इसको डेट क्या कर दिया, पुनर्निर्धारित कर दिया 21 दिसंबर से 26 जनवरी सॉरी 18 जनवरी 2025 के बीच आयोजित किया गया। विजेता टीम कौन है, तो 18 जनवरी 2026 को रबात में खेले गए फाइनल मुकाबले में विवाद हो गया, जिसके बाद सीएएफ का अपील समिति ने मोरक्को को आधिकारिक रूप से क्या घोषित कर दिया, विजेता घोषित कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया, मोरक्को को आधिकारिक रूप से क्या कर दिया गया, विजेता घोषित किया गया। ये हुआ था कहां पर, प्रिंस मैले अब्दले स्टेडियम रबात। रबात कहां है, मोरक्को की राजधानी है। इस स्टेडियम में हुआ था, आप फिगर में भी देख सकते हैं। अब उसके बाद बाबू नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, आदिवासी एथलीटों के लिए समर्पित भारत के पहले राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़ में। अब ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स पहले संस्करण है, तो पहला संस्करण कहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़ में, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आयोजन स्थल कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में, तो रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में इसका आयोजन किया गया था। आधिकारिक शुभंकर इसका क्या है, तो मोरबीर। जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हुआ था, इसका आधिकारिक शुभंकर क्या है, तो मोरबीर, जो स्थानीय संस्कृति में बहादुरी और अपनेपन का प्रतीक है। शामिल खेल 7 पदक खेल, जिसमें क्या है, तीरंदाजी था, एथलीट था, फुटबॉल, हॉकी, तैराक, भारोत्तोलन और कुश्ती। 2 प्रदर्शन खेल मलखंब और क्या था, कबड्डी था। अब बाबू देखिए, इसमें टॉप कौन राज्य किया है, तो कर्नाटक राज्य। टॉप कौन राज्य किया है, कर्नाटक राज्य, केंद्रीय पदक के साथ 38 पदक के साथ, जिसमें 23 स्वर्ण है, 8 क्या है, रजत और 7 क्या है, कांस्य पदक। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स में 8 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर पुरुषों की श्रेणी में सबसे क्या है, सफल एथलीट कौन बने हैं, तो मणिकांत एल कर्नाटक के तैराक हैं। अब आप इस बात को गौर से आगे भी पूरा ध्यान से पढ़िए, ये पूरा एक बात को पढ़िए, आपके ही लिए इतना मेहनत से लिखा गया है। अब बाबू यहाँ देखिए, जून 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, तभी ऐसा पूछा जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकता और जन स्वास्थ्य समस्याओं की समीक्षा के लिए किस नंबर के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो 16वें नंबर का 16वें कॉन्फ्रेंस किया गया है। और इसमें क्या है कि जून 2026 में जेपी नड्डा द्वारा की गई समीक्षा के अनुसार भारत में टीबी मुक्त अभियान के तहत वर्ष 2014 में 1 लाख पर 243 मामले सामने आते थे, जो 2024 में प्रति लाख जनसंख्या पर टीबी के मामले घटे कितना रह गया है, 187 मामले घटे कितना रह गया है, 187। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने जून 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन की अध्यक्षता किया था, किसने, तो जेपी नड्डा ने। उन्होंने स्वच्छ भारत को विकसित भारत 2047 की आधारशिला बताया है, और देशों के जन स्वास्थ्य से जुड़े प्राथमिकताओं की समीक्षा की है। अब बाबू इसके बाद यहाँ देख लीजिए कि क्या है, तो ये कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जून 2026 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना कितना साल हो गया है, तो सुरक्षित मातृत्व योजना कितना साल, 10 साल हो गया है, जिसे क्या कहते हैं, पीएमएसवाई। 10 वर्ष पूरे होने पर जेपी नड्डा द्वारा इस अभियान का क्या नाम रखा गया, इसका कौन सा अभियान शुरू किया गया है, तो ए डिकेड ऑफ केयर। ए डिकेड ऑफ केयर, तो डिकेड मतलब क्या होता है, 1 दशक, यानी केयर के 1 दशक पूरा हो गया है। अब क्या है, इसका शुभंकर अभियान कहते हैं डिकेड ऑफ एयर, यानी। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है बाबू, गौर से देखिए कि मई 2026 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कौन, डीआरडीओ, जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में। परिशिक्षण कहता है डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में, और इसरो का बेंगलुरु में है। कहता है ड्रोन लॉन्च सटीक प्रहार मिसाइल प्रणाली के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दे दी गई। वो कौन था, तो यूएलपीजीएम V3 है। कहता मई 2026 में, कहता यूएलपीजीएम V3 मिसाइल के अंतिम विकासात्मक परीक्षण, यानी कहने का मतलब अभी बिल्कुल ट्रायल का भी लास्ट फेज है, अब ये बिल्कुल कंप्लीट अपना करने वाला है, अब ऑपरेशन होने वाला है। ऑपरेशन नहीं है, इसको अब काम में लिया जाएगा, किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, मैंने सेना को देगी, लेकिन अभी क्या है, ऑपरेशन होने वाला है। तो इसका लास्ट ही ट्रायल चल रहा है, लेकिन कहां पर, तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास स्थित नेशनल ओपन एयर रेंज में। अब ये तकनीकी विशेषता है, इसके तकनीकी विशेषताएं क्या है, तो फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ की श्रेणी की मिसाइलें हैं। हार्ड डेफिनिशन ड्यूल चैनल इमेजिंग इंफ्रारेड आईआर सीकर, यानी 2 वे डेटा लिंक पर आधारित है। अब इसके बाद बाबू एक बात, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अब क्या था, इसका भागीदार कौन है, तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बीडीएल जिसे कहते हैं, अडानी डिफेंस एरोस्पेस। अब इसमें देखिए, भारत डायनेमिक लिमिटेड, बीडीएल और अडानी डिफेंस, ये तीनों ने, डीआरडीओ ने सहयोग किया है, किसको, भारत डायनेमिक लिमिटेड और अडानी डिफेंस एरोस्पेस को, और सब मिलकर इसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं।
अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, तो बहुत गौर से सुनिए। अब क्या कह रहा है कि हाल ही में आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा करदाताओं के प्रश्नों का वास्तविक समय में समाधान करने और आईटीआर फाइलिंग को आसान, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कहते हैं आईटीआर को आसान बनाने के लिए लॉन्च किए गए एआई संचालित एआई पावर्ड मोबाइल ऐप का नाम क्या है, तो सारथी ऐप लॉन्च है। क्या नाम है? सारथी ऐप। क्या नाम है? तो सारथी ऐप। आईटीआर मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स, कहता है इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स के रिटर्न होता है। अब देखिए उसके बाद क्या है, तो उसके बाद नेक्स्ट सवाल में आइए, कौन सा ऐप? सारथी ऐप। कौन सा ऐप? सारथी ऐप। अब नेक्स्ट सवाल ये देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धित यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए में निम्नलिखित में से किस सेक्टर का योगदान सबसे अधिक है? तो क्या तृतीय सेक्टर या सेवा क्षेत्र? तृतीय सेक्टर या सेवा क्षेत्र? कितने सेक्टर होते हैं? तो मूल रूप से तो 3 ही होते हैं, लेकिन चौथा और पांचवा भी होता है। मूल रूप से प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय होते हैं, लेकिन चौथा और पांचवा सेक्टर भी होता है। प्राथमिक सेक्टर में क्या आता है? प्राथमिक सेक्टर पर वो आते हैं जिस जो प्राकृतिक नेचर पर डिपेंड होते हैं, जैसे खेती गृहस्थी किसमें आएगा? तो प्राथमिक सेक्टर में। खनन किसमें आएगा? प्राथमिक सेक्टर में। लेकिन द्वितीय सेक्टर में क्या आता है? तो जहां पर फैक्ट्री यानी उत्पादन होता है उसको द्वितीय सेक्टर में कहते हैं। और तृतीय सेक्टर में कौन आता है? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में जैसे टीचर और क्या है, हॉस्पिटल में डॉक्टर, ये सब वही बस आपको कहीं ले आके छोड़ दिया तो आपको कुछ दिया नहीं, तो इस तरह की व्यवस्था का कहते हैं सर्विस कहते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका योगदान है? सर्विस सेक्टर को। सर्विस सेक्टर कौन सा होता है? तृतीय सेक्टर। और जब कोई देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या होता है? विकसित होता है, तो प्राथमिक छोड़ के धीरे धीरे लोग द्वितीय सेक्टर से लोग के कहा? तृतीय सेक्टर में। तो जब अर्थव्यवस्थाएं विकसित होती है, उसी तरह से धीरे धीरे क्या होता है? तृतीय सेक्टर का हिस्सा बढ़ते जाता है। जैसे अभी क्या है, तो सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर का अभी योगदान कितना है? तो 55% से लेकर 56.4% तक है। उद्योग यानी द्वितीय सेक्टर का कितना? 24% से 25% के बीच है। और कृषि और संबद्ध क्षेत्र का 18% से 19% है, जो कि पहले कृषि और संबद्ध क्षेत्र का जो प्राथमिक सेक्टर है वो पहले 25% से ऊपर था। वो पहले क्या था? 25% से भी ऊपर था, लेकिन अब कम कम कितना हो गया? 18 से 19% तक हो गया है, जो क्या है थोड़ा अर्थव्यवस्था को बेहतर स्थिति को दर्शाता है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है बाबू, कि पौधे में अंतर्वेशी विभेद्योतक यानी इंटर कैलरी मेरिस्टेम मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो आप एक दुबिया घास देखे होंगे, तो उसके जहां से या केतारी के जो पूर होता है जहां पर, वहां पर ही होता है क्या? अगर पत्तियों के आधार या परिवर्धियों जिसे इंटरनोड कहते हैं, वहीं पर होता है ये कौन? इंटर कैलरी मेरिस्टेम, यानी क्या है? अंतर्वेशी विभेद्योतक होता है कहां पर? तो इंटरनोड पे। अब इस बात को आप पूरा ध्यान से पढ़िए, एक एक बात को पढ़िए। और नोड इंटरनोड कहाँ पाए जाते हैं? तना में पाए जाते हैं। नोड इंटरनोड कहाँ पाए जाते हैं बाबू? तना में। नोड इंटरनोड कहाँ पाए जाते हैं? तो तना में ही पाए जाते हैं। अभी क्या है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम यहाँ पर दिखाया गया है, अंतर्वेशी विभेद्योतक। और घास में, गन्ना में, गेहूं में भी गांठ पड़ता है ना, तो उसमें बांस में, बम्बू में, यानी बांस में भी गांठ पड़ता है, तो जहां जहां गांठ पड़ेगा वहां पर कौन सा? तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। अब इसी की आप जानते हैं ना कि पादप में ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल एक जटिल। और सरल वाला में क्या क्या होता है? तो सरल वाला में पीसीएस, वो ट्रिक बता रहे हैं, पीसीएस से पैरेन्काइमा, कोइलकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल ऊतक में क्या हो जाता है? तो जाइलम और फ्लोएम। अब इसके बाद बाबू की छुई मुई यानी टच मी नॉट के पौधे को छूने पर उसकी पत्तियां तेजी से सिकुड़ जाती है। इस बाह्य उद्दीपन यानी स्टिमुलस के बावजूद पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पूर्ण रूप से उपस्थित होता है? तो तंत्रिका ऊतक। कौन सा ऊतक क्या होता है? अनुपस्थित होता है, यानी नहीं होता है, तो तंत्रिका ऊतक। कौन सा ऊतक? तंत्रिका ऊतक। उपस्थित नहीं होता है। स्पर्श करने से पहले देखिए इस तरह का रहता है, और स्पर्श करने के बाद इस तरह का हो जाता है। उसका कारण क्या है? ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़िए। अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं बाबू। और इससे छोड़ता कौन कौन? जब आप टच करिएगा तो इससे कौन कौन सा धातु निकलता है? तो पोटेशियम और क्लोराइड आयन ये छोड़ता है, रिलीज करता है, और जल भी छोड़ता है। कौन? तो छुई मुई टच मी नॉट जो पौधा होता है सो। अब नेक्स्ट सवाल देखिए कि पृथ्वी पर जल के निरंतर संचरण को दर्शाने वाले जल चक्र के निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य व्यवस्थाओं को उनके सही क्रम में यानी ऑर्डर में अरेंज किया गया है? तो सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले वाष्पीकरण यानी वेपर बन के उड़ेगा ऊपर। उसके बाद क्या होगा? संघनन यानी कंडेंसेशन, यानी पानी बादल के रूप में क्या होगा? कन्वर्ट होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? तो वर्षण यानी प्रीसिपिटेशन यानी वर्षण होगा, यानी पानी होगा। उसके बाद फिर चौथा पर क्या आएगा? तो संग्रहण या अंतःस्कंदन यानी कलेक्शन और इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? तो जब पानी वर्षा के पानी नीचे गिरता है, धरती पर आता है, तो वो रिस रिस के कहाँ जाता है? धरती पे। और कुछ लोग भाग के कहाँ चला जाता है? समुद्र में। तो इसको क्या बोलते हैं बाबू? जो धरती के अंदर घिस के रिस रिस गया है वो क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। अब देखिए उर्ध्वपातन क्या होता है? तो उर्ध्वपातन आप जानते हैं कि जल चक्र, उर्ध्वपातन क्या होता है? जल चक्र की किस अवस्था में जल वाष्प सीधे
ठोस या बर्फ में सीधे जलवाष्प में बिना तरल में बदल जाता है तो उसका कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कि आप कपूर को देखे होंगे, कपूर सीधे क्या है, ठोस से गैस में परिवर्तित होता है, तो उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। अब रिसाव या इन्फिल्ट्रेशन आप जान ही रहे हैं, अभी तुरंत बताए हैं कि पानी को धरती में रिसना। अब बाबू नेक्स्ट सवाल पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, अब क्या है, एक न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल है, ध्यान से देख लीजिए, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/u होता है। तो चीन प्रॉपर्टी कि लेंस के जो भी बाएं तरफ आएगा, सब के सब चीज क्या होता है, जो भी बाएं तरफ आएगा सब के चीज नेगेटिव होता है। तो बाबू यहाँ पर देख लीजिए कि f बराबर यानी फोकस दूरी उत्तल लेंस का कैसा होता है, पॉजिटिव। फोकस दूरी, उत्तल लेंस का फोकस दूरी, ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, तो धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक, और लेंस फार्मूला क्या होता है, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो v क्या है, वस्तु की दूरी, u क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पर देखिए u क्या है, प्रतिबिंब की, सॉरी, u वस्तु की दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पर देखिए 1/12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए क्या होगा, 1/12 और बराबर क्या हो जाएगा, 1 क्या भी इज इक्वल टू क्या है, -1 पहले से है, -1 क्या है बाबू, पहले से, -1 क्या है, पहले से, एक क्या है, माइनस पहले से था। अब देखिए -1 पहले से था, कहता 1/12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v, और एक माइनस ऑलरेडी पहले से था, और जो दूरी दिया हुआ है वो भी माइनस में होगा, तो 1/18। अब माइनस माइनस गुना हो क्या हो जाएगा, प्लस, तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा, 1/12 माइनस 1/18 बराबर क्या, 1/v। अब बाबू अगर दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 18 12 का एलसीएम 36, और 12 3 36, 18 दूनी के 36, यानी 1/, क्या आ गया, 36। तो भी की वैल्यू क्या आ गया, 36। भी यानी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, भी यानी प्रतिबिंब की दूरी है, क्या है, भी क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी। अब इस बात को ध्यान से आप समझिए कि प्रतिबिंब की दूरी कितना आ गया है, तो 36। अब पूछा है कि आवर्धन क्या होगा, यानी मैग्निफिकेशन, यानी आवर्धन क्या होगा, मैग्निफिकेशन। तो प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब क्या गुना बना है, बड़ा बना है, वही तो देखना होता है। तो वो प्रतिबिंब ऊपर लिखते हैं, तो 36 और बटा क्या है, पहले से 18 था, तो ये 2, और आवर्धन जब उत्तल लेंस का होता है तो क्या है, तो नेगेटिव में होता है, तो माइनस क्या हो गया, 2 हो गया। अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं बाबू, अब क्या चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, इस बात को आप ध्यान से देखिए कि कह रहा है कि यहाँ पर यदि विभवांतर स्थिर है, विभवांतर को क्या रखा जाए, स्थिर, तो किसी चालक का प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आधा हो जाएगा। यदि किसी विभवांतर के किसी चालक का प्रतिरोध को क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, प्रतिरोध के अगर दुगुना कर दिया जाए तो उस पे उष्मीय प्रभाव पर क्या प्रभाव हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि आप देख लीजिए ना यहाँ पर देख लीजिए, अगर प्रतिरोध को दुगुना कीजिएगा तो हीट क्या हो जाएगा, और आधा हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देखिए, H बराबर I स्क्वायर RT इक्वल टू क्या है, V स्क्वायर बाई R गुने T। ये फार्मूला को याद रखना है, बहुत जरूरी फार्मूला है। आप यहाँ पर देख लीजिए कि हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो I स्क्वायर को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, I स्क्वायर के, इसीलिए यह क्या होती है, यहाँ ऊष्मा आधी हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक गर्भवती महिलाएं जांच के लिए डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर बताते हैं कि भ्रूण अब क्या है, गर्भस्थ शिशु के विकसित हो चुका है। यह विकास गर्भावस्था के किस तिमाही में होता है, तो पहले तिमाही में। क्या कहते हैं, अब यहाँ पर देख लीजिए, पहले तिमाही में क्या है, जब ये 0 से 8 सप्ताह तक, और इसी दौरान क्या होती है, जी महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, उस 0 से 8 सप्ताह के बीच, चौथे सप्ताह के बीच लगभग क्या होता है, तो उनको जब बच्चे धक धक करते हैं, अंदर ही धड़कन धड़कना स्टार्ट करता है, तो उनको उल्टी जैसा आने लगता है। वो क्या है, तो पहले 0 से 8 सप्ताह के अंदर ये ऐसा होता है। आप देखिए 9 से 12 अवस्था में होता है, तो क्या कहते हैं, गर्भस्थ शिशु या फ्यूटस कहते हैं। और दूसरी तिमाही में जैसे 13 27 सप्ताह के बीच ये क्या हो जाता है, तो महभूषण होना गर्भवती की क्या होता है, अधिक अधिक हो जाती है। और जब 28 से 40 सप्ताह के बीच हो जाता है, तो बच्चा क्या हो जाता है, पूरी तरह तीव्र तरह से बढ़ने लगता है, और क्या हो जाता है, जन्म की तैयारी हो जाता है। अब बाबू नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट सवाल क्या है, तो बहुत गौर से देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है कि जूल के तापमान के नियम के अनुसार यदि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा I को दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध और समय स्थिर, यानी प्रतिरोध और समय को स्थिर रखना है, और धारा को क्या कर देना है, दुगुना कर दिया जाएगा, तो ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी तुरंत बताए हैं बाबू कि क्या बताए हैं, कि अभी तुरंत बताए हैं कि क्या होता है, कि H जो होता है धारा के डायरेक्टिव, H जो है यानी हीट जो है धारा के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है। अगर धारा को 2 गुना कीजिएगा तो हीट क्या गुना हो जाएगा, 4 गुना। अगर धारा को 3 गुना कीजिएगा तो हीट क्या गुना हो जाएगा बाबू, 9 गुना। अगर धारा को 4 गुना कीजिएगा तो हीट क्या गुना हो जाएगा, 16 गुना। अगर धारा को 5 गुना कीजिएगा तो हीट क्या गुना हो जाएगा, तो 25 गुना। इस बात को ध्यान रखिए। यानी हीट जो है
करंट यानी विद्युत धारा के कितना गुना हो जाता है, तो उसके स्क्वायर के सीधा अनुपाती होता है। स्क्वायर के क्या होता है, सीधा अनुपात। तो यहाँ पर क्या कहा है, क्या कहा है बाबू कि 2 गुना कर दिया जाता है। क्या गुना हो जाएगा, तो 4 गुना। अगर धारा के मान को 2 गुना करेगा तो हीट यानी गर्म क्या गुना होगा, 4 गुना हो जाएगा। गर्म क्या गुना हो जाएगा बाबू, 4 गुना। अब नेक्स्ट सवाल देखिए है कि पर्याप्त वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इथेनॉल यानी C2H5 OH, जो दारू पीते हैं यही आता है C2H5, आप पीते हैं हम थोड़ी पीते हैं। C2H5 OH को गर्म करने या जलाने पर मुख्य रूप से क्या प्रस्त होता है, तो क्या प्रस्त होता है बाबू, तो क्या है, वायु की उपस्थिति में इथेनॉल को गर्म करने पर, दहन करने पर, यह नीला लौ के साथ, आप देखे होंगे भी कभी दारू को जला को देखिए तो कैसा निकलता है, नीला धधक से जलेगा, नीला लौ के साथ जलता है। और यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जलवाष्प H2O और भारी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। यह एक क्या है, तीव्र ऑक्सीकरण या दहन की प्रक्रिया है। यानी इथेनॉल क्या है, पूरी तरह से जलाया जा सकता है। अब बाबू बहुत गौर से देखिए, अब ये जो वीडियो है बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है, हर शिफ्ट को हम आपको एकदम पूरा डिटेल में बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर और डिटेल चाहिए तो और बताइए, हम और डिटेल बताएंगे, केवल आपको उबे ना, इसीलिए हम कम डिटेल कर रहे हैं। और वीडियो को शेयर करिए, स्टेटस लगाइए, और केवल इस चैनल पर ये जीके का नहीं, मैथ का भी है, तो उसको भी जाके देखिए। इससे एक सवाल जो मैथ का जो 10 सेट कराएगा उसमें एक सवाल भी बाहर नहीं आएगा। तो इस बात को धन्यवाद। अब आप देखिए और हम चलते हैं एक बार रिवीजन, आप इस सवाल को कर लीजिए, एक बार पूरा को रिवीजन कर लीजिए। ये पूरा जितना सवाल था सबको एक शॉर्ट PDF में कर दिया गया है, इसको आप रिवीजन कर लीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थर्ड शिफ्ट कमिंग सून।